वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं पूनम प्रजापति विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिसे अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या है, अपन इसको कैसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इजी वे में इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपन थोड़ा सा आज इस टॉपिक को डिटेल में और यूँ कहें तो अपन एक चार्ट के रूप में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज इस टॉपिक में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार मैं बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन और कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसकी संरचना को भी रीड करेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब अपन बात करते हैं या ये शब्द हम यदि बोलते हैं तो एक चीज क्लिक कर जाती है कि ये कहाँ पाया जाता होगा। हमने इसको क्यों नहीं देखा? बिल्कुल देखा है, और डेली रूटीन में आप इसका यूज भी करते हैं। लाइक भोजन, जो आज अपनी आवश्यकता है, जीवन जीते हैं तो भोजन करना ही होता है, जिसके लिए अपन कोई भी कार्य करें तो अपने को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अपने को किसके रूप में प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट सभी पदार्थों में अपन जो यूज करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। जैसे आपने भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट है। आपने किसी भी जूस को लिया, कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ को यदि आप अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ग्रहण करते हैं, उन सब में किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अब अपन इसका मीनिंग यानी कि अर्थ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ होता है बेटा कार्बन, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल युक्त, राइट। यानी इन दोनों शब्दों को यदि जोड़ दिया जाए तो एक अर्थ निकल जाता है कार्बन के जल युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन के जल युक्त यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी किसी भी कार्बन जो जल में घुलनशील है या फिर कार्बन का ही कोई रूप जो जल के अंदर रिएक्शन कर लेता है, वो किस रूप में जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन आज शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को मोस्ट ऑफ अपन देखें तो 2 टाइप्स डिफाइन किया गया है, यानी कि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? शर्करा। क्या है बेटा? शर्करा। और दूसरा क्या है? अशर्करा। अशर्करा, राइट। शर्करा और अशर्करा अपन इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो आइए, शर्करा का अर्थ क्या है? शर्करा का अर्थ क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय है, जल में
घुलनशील है, जल में घुलनशील है, साथ ही क्या है, स्वाद में मीठे हैं। ये किसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, शर्करा की। वहीं दूसरी ओर चलें, अशर्करा किसे कहते हैं, तो हम लिखते हैं वे कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय है, राइट। फिर अक्रिस्टलीय है, जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, साथ ही तीसरा क्या लिख सकते हैं, स्वाद में मीठे नहीं है, यानी कि स्वादहीन है। राइट, बात समझ में आ गई होगी। शर्करा और अशर्कराओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब कार्बोहाइड्रेट जब शर्करा और अशर्करा के रूप में डिफाइन किया गया, तो इन शर्कराओं को भी बेटा फिर से वर्गीकृत किया गया, किसमें, दो पार्ट में, मोनोसेकेराइड, ये छोटी छोटी एक लगी इकाइयां हैं कार्बोहाइड्रेट की, और ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। वहीं अशर्करा को पॉलीसेकेराइड में डिफाइन किया गया, पॉलीसेकेराइड। बात समझ में आ गई होगी। मोनोसेकेराइड मतलब छोटी छोटी एकलग इकाइयां, किसकी, शर्करा की, कि शर्करा में भी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, राइट। अब मोनोसेकेराइड इकाइयां वो होती हैं जो क्या होती हैं, जल अपघटित बहुत कम, या हम यूं कहें होती ही नहीं है। अब आप सोचेंगे, आपने ऊपर तो लिखा है कि जल में घुलनशील है, बेशक, लेकिन जस्ट लाइक परमाणु से अणु बना है, तो परमाणु का ही हिस्सा, लेकिन परमाणु को टुकड़ों में तोड़ना संभव नहीं है, पर अणु को तो है ना। अणु तो परमाणु में टूट सकता है, पर परमाणु का सूक्ष्मतम कण और अधिक विभाजित नहीं हो सकता। वैसे ही शर्करा में मोनोसेकेराइड ऐसी इकाई है जिसको और अधिक भागों में तोड़ना संभव नहीं है, अर्थात ये अपघटित नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। बात समझ में आई है। जबकि ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये अपघटित होते हैं। बात समझ में आ रही है, अपघटित होते हैं। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स को यदि आप देखें तो इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वहीं अपन यहां चले ओलिगोसेकेराइड, तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, और टेट्रासेकेराइड। बात समझ में आ गई होगी, है ना। मोनोसेकेराइड में दो एग्जांपल्स दे दिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वहीं ओलिगोसेकेराइड को फिर से तीन भागों में वर्गीकृत किया, और इनके एग्जांपल्स लाइक डाइसेकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज। ये क्या है बेटा,
ये हैं आपके ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद है ट्राइसेकेराइड, तो इसका है रेफिनेज और टेट्रासेकेराइड का स्टेकिटोज। ये हैं इनके एग्जाम्पल्स। बात समझ में आ गई होगी, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। बात समझ में आ गई। अब है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर दो एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, इनको इस तरह से ही आप एक चार्ट में अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी पूरा जो आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का 14 चैप्टर 12th क्लास में, वो आपका इसी पर बेस्ड है, यानी पूरा क्लासिफिकेशन यही दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। अब अपन जब इनको पढ़ चुके हैं इस चार्ट को, तो आज अपन इन्हीं चार्ट में से दो चीज़ों को अच्छे से, इनकी संरचनाओं को और इनकी संरचनाओं को किस तरह से बनाया जाता है उसको बिल्कुल ट्रिक के साथ याद समझेंगे और याद भी करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। अगला अपना टॉपिक जो है वो है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है ये हम सब जानते हैं बेटा, क्योंकि ग्लूकोज जो है आपका हर व्यक्ति की बॉडी में एक आवश्यक पदार्थ है ना। ग्लूकोज ऐसा पदार्थ है यदि व्यक्ति उसको ग्रहण करे तो बिना खाए पिए भी जीवित रह सकता है। ग्लूकोज में हर पौष्टिक आहार उपस्थित है, यानी कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, तो अपन उसकी उपमा किसी व्यक्ति को दे तो कहते हैं ना उसमें सब गुण है, वैसे ग्लूकोज ऐसा है कि जिसमें सब गुण पाए जाते हैं, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट में अपन आज पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज की संरचना। मैं ग्लूकोज की संरचना का पूरा चार्ट बताऊंगी कि ग्लूकोज एक्चुअल में कैसा होता है, फिर उसका फिशर में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसका हावर्थ में कैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें, दोनों ही मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जनरली क्या होता है, बायोलॉजिस्ट तो वैसे भी जानते होंगे, पर कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, बिल्कुल सिमिलर C6H12O6, एज लाइक एज फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज के जैसा ही है, पर इनका फॉर्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कैसा परिवर्तन होता है। अगर आपको ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया तो अपने आप ही आगे का टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ग्लूकोज में तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, वही आपके फ्रक्टोज में होता है कीटो ग्रुप, लाइक C++O, लाइक C++OH, ये ग्रुप्स पाए जाते हैं। आइए अब अपन इन दोनों की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वैसे तो हम ग्लूकोज से किसकी स्ट्रक्चर निकालेंगे, फ्रक्टोज की। तो आइए सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। कार्बन कितने बेटा, 6, तो अपन इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सब भैया बहने ऐसे ही डायग्राम को व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले अपने पास जो डायग्राम बनेगा उसके अंदर C++H, उसके बाद OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, लास्ट में आएगा CH2OH। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, हमेशा ध्यान करो
ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, कोई भी शर्करा हो, कोई भी शर्करा, उनमें कार्बन का अरेंजमेंट आपको हमेशा खोलकर ही डिफाइन करना है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स का या फिर यूं कहें परमाणुओं का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है। तो परमाणुओं का अरेंजमेंट आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमेशा ध्यान करो कि 2 नंबर और 1 नंबर कार्बन जो है उसमें 3 नंबर कार्बन जो होता है वो हमेशा चेंज होता है। 3 नंबर कार्बन में जो OH राइट साइड होना चाहिए था वो लेफ्ट में चला जाता है, इसीलिए इसको याद रखना है। बाकी सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर है, हमेशा OH का जो साइड होता है वो राइट हैंड साइड होता है, हमेशा राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, व्यवस्थित होता है, राइट। अब अपन इसी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है इससे ही अपन किसका फॉर्मेशन देंगे बेटा, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन। तो देखिए ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाया जा सकता है। यहां पर सबसे पहले आप इस दोनों बंध को तोड़ेंगे, तोड़ करके यहाँ 2 बंध टूटे तो यहां से भी दोनों बंध टूट जाएंगे, टूट करके दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, दिखाई दे रहा है। ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन ग्रुप को आप यदि तोड़ते हैं तो वहां 2 बंध टूट जाते हैं, दिखाई दे रहे होंगे ना दोनों बंध, ये आपके दोनों बंध टूट गए। इन दोनों बंधों को टूटने से दोनों संयोजकताओं को पूरा भी तो करना है, तो ग्लूकोज के पास ही क्या होता है, फ्रक्टोज, तो अपने को भी उसके पास वाले कार्बन का ही क्या उठाना है, दोनों हाइड्रोजन को उठाना है। दोनों हाइड्रोजन को उठा कर अपने ऊपर लेके गए, तो ऊपर लेके गए तो कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई दिया। सी पहले 6 कार्बन को आप चाहें तो अरेंज कर दें ताकि वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है सिंगल बॉन्डेड, क्योंकि वहां से 2 बॉन्ड को तोड़ दिया गया है, डबल बॉन्ड टूट चुका है। तो यहां पर अपन इस हाइड्रोजन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ गया यहां पर H, और ऊपर ये वाली संयोजकता फ्री थी तो यहां पर भी क्या आ गया, H। ऊपर पहले से क्या लगा हुआ है बेटा, H लगा हुआ है। यहां पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, आप सब जानते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड नहीं हो सकता है, हमेशा किस फॉर्म में रहता है, डबल बॉन्डेड, तो यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया। अब 2, 3 और 4 कार्बन की संयोजकता पूरी है। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर जो सामने लिखा गया है ग्लूकोज के जैसा ही होगा। 3 नंबर कार्बन में वही, यहाँ पर H, इस तरफ OH, फिर 4th नंबर कार्बन HOH, OH H और CH2OH। बिल्कुल ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है, बस चेंज है तो 2 नंबर कार्बन में। जहाँ पर 2 नंबर कार्बन जो था आपका, वहां पर तो क्या था, HOH लगा हुआ था, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, कीटो ग्रुप आ गया है। तो जहाँ कीटो ग्रुप होता है वो तो क्या होता है, फ्रक्टोज, और वहीं जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही वही सिमिलर आपका 3 नंबर कार्बन चेंज है, और यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप आ गया है, कीटो ग्रुप आ चुका है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि आप इन दोनों स्ट्रक्चर में से एक को याद करें तो दूसरी को बिल्कुल आसानी से खुद ही बना सकते हैं। यानी आप ग्लूकोज को याद करें, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन ग्लूकोज से ही कर सकते हैं। तो ये था एक जनरल सी स्ट्रक्चर, पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को फिशर और हावर्थ में भी कंसर्न किया जा सकता है। तो आज अपन उसी को एक चार्ट से समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये इसी तरीके से अपने नोट्स में भी बनाना है, ताकि आप इन्हें वापस यदि आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें तो वो अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आगे चलते हैं। अपन ग्लूकोज का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपका वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है उसको अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन इसको चार्ट में एक साथ कई स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ग्लूकोज जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर जब अपने ने बनाई थी वैसे ही बनानी है। कार्बन को 6 कार्बन को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अभी अपने ने देखा ग्लूकोज जो होता है कीटो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद 2nd कार्बन में OH H, 3rd नंबर कार्बन में इसका उल्टा हो जाता है, 4th
और जो 5th कार्बन है आपका उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, 6 में CH2OH होता है। तो ये स्ट्रक्चर अपने को हर वक्त खोलकर ही बतानी है, जो मैं पहले से आपको बोल रही हूँ, क्योंकि खोलकर यदि आप इसको देखेंगे तो अपने को ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद होगा ही, साथ में उसकी स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज है वो भी पता चल जाता है। अब इस ग्लूकोज से अपने को बनाना है इसका फिशर। क्या बनाना है? फिशर। जब आप फिशर बनाते हैं तो उस दौरान अपने को कुछ बातें याद होनी चाहिए, जिनको मैं साइड में आपको लिखकर समझा रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन जब भी फिशर बनाते हैं तो फिशर के अंदर अपने को 5 नंबर कार्बन यूज करना होता है। कितने नंबर कार्बन? 5 नंबर कार्बन के जो OH है उसका H तुरंत ऊपर की ओर चला जाता है। किस तरफ? एल्डिहाइड के पास जाने की कोशिश करता है और नए फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है। तो ये 5 नंबर कार्बन अपने को चाहिए। साथ ही जब ग्लूकोज का फिशर आप बनाएंगे या फिर आप हावर्थ बनाएंगे तो आपको कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको अपने को याद रखना है। लाइक अपने पास क्या है? अल्फा, बीटा, डी, एल प्लस माइनस, ये सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को आप किस तरह से याद रखेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा का मतलब क्या है और बीटा का मतलब क्या है। जब भी आप ग्लूकोज के फॉर्मूले का फिशर या फिर हावर्थ बनाएंगे तो उस समय अल्फा और बीटा का यही मतलब है कि जो OH है आपका वो किस साइड है। यदि राइट हैंड साइड है तो वो उसका कौन सा नाम डिफाइन करेगा? अल्फा स्ट्रक्चर। वहीं OH यदि लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है तो वो उसको किस रूप में डिफाइन करेगा? बीटा रूप में डिफाइन करेगा। D और L, D और L का मतलब है कि 5 नंबर जो कार्बन है आपका उसके स्ट्रक्चर में OH जो है वो राइट हैंड साइड है तो D रूप, यदि 5 नंबर कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो उसका L रूप डिफाइन करता है। ध्यान करेंगे, इन चीज़ों को प्रॉपरली याद भी रखना है, तभी जाके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर समझ में आती है। उसके बाद प्लस और माइनस जो है वो बॉन्ड एंगल को बताते हैं। किसको बताते हैं? बॉन्ड एंगल को बताते हैं। ये बॉन्ड एंगल में यदि किसी भी ग्लूकोज का फॉर्मूला यदि बॉन्ड एंगल प्लस में चल रहा है, प्लस में उसको दिखाया जा रहा है, तो आप उस फॉर्मूले के अंदर जब उसका नामकरण करेंगे तो प्लस का निशान लगाएंगे। वहीं यदि बॉन्ड एंगल माइनस में चल रहा है तो आप उसके अंदर माइनस को कंसर्न करेंगे। तो अब ये चीज़ें मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5 नंबर कार्बन का OH काम में लेना है, अल्फा, बीटा, डी, एल प्लस और माइनस, इन सब सिंबल्स को याद रखना है। अल्फा कब लगाते हैं? जब OH ग्लूकोज के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड हो। बीटा कब लगाते हैं? जब वो लेफ्ट हैंड साइड हो। डी जब 5 नंबर कार्बन का OH राइट हैंड साइड हो। जब एल जब 5 नंबर कार्बन का ही OH लेफ्ट हैंड साइड हो। प्लस एंगल को डिफाइन करेगा, प्लस चार्ज में घूमेगा या फिर वो माइनस में, तो उसी के साथ आप उसके चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन ग्लूकोज के फिशर रूप को देखते हैं। तो फिशर में क्या होता है कि अपने को कौन सा कार्बन काम में लेना है? 5 नंबर कार्बन। तो आइए वही अपन 6 कार्बन की सीरीज लिख देते हैं। ये आपके 6 कार्बन की सीरीज है। इन 6 कार्बन की सीरीज में पहला कार्बन और 5वां कार्बन अपने जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति को बदल लेते हैं। कैसे? यहां से ये OH जाएगा और जाते वक्त जब ऊपर चढ़ेगा तो बीच में एनर्जी कम रह जाती है, तो ऑक्सीजन को बीच में ही छोड़ करके हाइड्रोजन ऊपर तक पहुंच जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हल्का होता है ना, उसका वेट कम होता है, ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, तो वो बीच में ही रुक जाता है और हाइड्रोजन ऊपर तक चला जाता है। तो अपने पास भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। कैसा? यहाँ पर तो क्या आ गया? O, ये वाला बन टूटा, यहाँ पर तो आ गया OH और इस तरफ क्या आ गया आपका H, जो पहले से ही लिखा हुआ है।
5 नंबर कार्बन में यहाँ पर 5 नंबर कार्बन में यहाँ पर तो H है, लेकिन यहाँ से जो आपके पास क्या था, ऑक्सीजन, वो तो बीच में ही रह गया था और हाइड्रोजन ऊपर तक चला गया था। जैसे मैंने अभी बताया ना कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन तो नीचे ही रह जाता है और हाइड्रोजन हल्का होता है तो वो ऊपर तक चला जाता है। जस्ट रिमेंबर, याद रखने के लिए ही कह रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक याद रहे इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है। तो ऑक्सीजन बीच में रह गया, ये बन गया जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये बन गया आपका कौन सा रूप, ग्लूकोज का फिशर। अब इसको अपन वैसे ही अरेंज करते हैं जैसा लिखा हुआ है, OH H H OH OH H और CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज का फिशर रूप। फिशर रूप में ध्यान करेंगे कि अपने पास जो OH और 5वें कार्बन का OH था उसकी स्थितियां बदल जाती है। देख रहे होंगे सामने, यहाँ पर OH था जो यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन चला गया है, बीच में ऑक्सीजन रह गया है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुकी है। ये किसका रूप है, ग्लूकोज का फिशर। अब थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देंगे, कार्बन की संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जब भी फिशर से हावर्त बनेगा तो उस समय स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अपने को इन एलिमेंट्स को याद रखना जरूरी है। तो कैसे याद करेंगे, अपना OH राइट हैंड साइड है, H राइट हैंड साइड, ये OH राइट हैंड साइड है। अब इसके OH को हटा दिया तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो वो भी किस तरफ हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और छठा कार्बन जो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इस तरह की स्ट्रक्चर्स को अपने को याद ऐसे ही रखना है। हमेशा ध्यान करो, जो चीज़ आपने जैसे लिखी है वो उसी तरीके से अरेंज होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, कर दिया, ये तो था फिशर। अब फिशर का ये कौन सा रूप है, आइए चेक करते हैं। अपन ने कहा था कि सबसे पहले अल्फा कार्बन चेक, अल्फा फॉर्मेशन देखेंगे। तो अल्फा मतलब क्या, OH जो है वो 1 नंबर कार्बन का कितने पर होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। देखो ना, 1 नंबर कार्बन का OH किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो नाम क्या बनेगा, अल्फा, कोमा। उसके बाद 5 नंबर कार्बन का जो OH है वो भी कहाँ था, किस साइड था, राइट हैंड साइड था। तो कौन सा रूप है ये, अल्फा के साथ डी रूप, अल्फा कोमा डी। आइए अब इसका बॉन्ड एंगल जो हमने लिखा नहीं अभी लिखते हैं, प्लस 112 डिग्री प्लस 19 डिग्री। ये किस फॉर्म में चल रहा है, रोटेशन किस फॉर्म में हो रहा है, प्लस फॉर्म में। यानी अपन क्या लिखेंगे, अल्फा कोमा डी कोमा प्लस क्या होगा, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी क्यों लिखा, क्योंकि OH का जो साइड है वो राइट हैंड साइड है। अगर यही स्ट्रक्चर को अपन बीटा फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह बनेगी, बहुत ही सिमिलर, इजी हो गई है। अब अपन डायरेक्टली इसको यू डिफाइन कर सकते हैं, कार्बन को 6 अरेंज करो, किस तरह से लिख सकते हैं, 6। अब अपने पास 1 नंबर कार्बन का OH जो राइट हैंड साइड में है तो ये अल्फा रूप है, और यदि ये किस रूप में हो बेटा, OH लेफ्ट हैंड साइड कर दिया जाए तो किस रूप में बदल जाता है, बीटा फॉर्मेशन में बदल जाता है। तो अपन यहाँ पर ये H और इस साइड क्या कर देंगे, OH, ऑटोमेटिक क्या हो गया, बीटा फॉर्मेशन कवर हो गया है। यहाँ पर OH सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड आपका सिमिलर है, फोर्थ भी जैसा आपने फॉर्मेशन दिया है वहीं पर वैसा ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर OH H CH2OH। यहाँ से इसको चेंज करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे देता है। ये कौन सा फॉर्मेशन आ गया आपका, ग्लूकोज का बीटा रूप। ग्लूकोज का बीटा रूप का नाम क्या लिखेंगे, बीटा डी। डी ही क्यों लिखा, एल क्यों नहीं लिखा, डी इसलिए लिखा क्योंकि 5 नंबर कार्बन में कोई चेंज नहीं है। उसके 5 नंबर कार्बन में जो OH राइट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड ही है, तो अल्फा डी। फिर
प्लस ही लिखेंगे। प्लस ही क्यों लिखा? क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितना है, प्लस 19 डिग्री। तो ये चेंज नहीं है ना इसमें, तो इसलिए कहा जा रहा है बीटा डी प्लस यहाँ पर ग्लूकोज। बात समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर जो है अभी केवल और केवल किसका बना है, फिशर का बना है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वापस जब अपन इसको रिकॉल करें तो आपके रफ कॉपी में आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर आपके पास वो चीज़ लिखी हुई हो। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आपने ये उतार लिया होगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब चलते हैं अपन आगे। इसी का अगला टॉपिक अपन बनाएंगे किस रूप में बेटा, हावर्थ। क्या बनाएंगे, हावर्थ। आइए, हावर्थ फॉर्मेशन। जिसको फिशर आ जाता है उसको हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र भी आ जाता है। क्लियर? हावर्थ है, हावर्थ तभी समझ में आएगा जब अपन क्या पढ़ेंगे, उसका फिशर। पहले फिशर सीखो फिर ही हावर्थ बन सकता है। तो हावर्थ बनाते समय अपन देखते हैं कि हावर्थ का जब सूत्र बनाते हैं तो एक फॉर्मूला अपने को पहले पता होना चाहिए। हावर्थ में पहला फॉर्मूला जो आपका है वो पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए पाइरेन। क्या होनी चाहिए, पाइरेन। ये पाइरेन का फॉर्मूला है, ठीक है। पाइरेन का फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 कार्बन की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपन कहते हैं यदि ये ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे अपन पाइरेनोज कह देते हैं। लेकिन अभी पाइरेन के जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आइए शुरू करते हैं हावर्थ का स्ट्रक्चर। जिसको फिशर आया वो हावर्थ अच्छे से फॉर्मेट कर सकता है। तो इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर अपन यहाँ फॉर्मेट करेंगे कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसको थोड़ा साइड लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सॉरी, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। आइए, पाइरेन में तो क्या है, डबल बॉन्डेड है, पर अपने को डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ग्लूकोज के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसीलिए ये पाइरेन है और अपन जो बनाएंगे पाइरेनोज है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक कार्बन जो आपका है उसमें क्या है, इस तरह के 2-2 संयोजकताएं फ्री है। क्लियर? अब अपन चलते हैं यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन है आपका। जब भी आप इसका हावर्थ बनाएं तो थोड़ा ध्यान करें कि कार्बन में जो कार्बन का एक संयोजकता में OH है वो यदि राइट हैंड साइड है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? नीचे। ये चीज़ें याद होगी तो ये इजी है, वरना यदि आप इस तरह से इसको बिना ट्रिक के करेंगे तो आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे किसको नीचे लिखना है किसको ऊपर। तो R अपने राइट हैंड साइड OH है तो वो हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। तो OH राइट हैंड साइड नीचे ये लिखिए और ऊपर क्या आ गया, H। ये फॉर्मेशन आपका अल्फा का चल रहा है। उसके बाद 2 नंबर कार्बन में चेक करते हैं, 2 नंबर कार्बन में भी OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो मतलब नीचे, ऊपर H। लेफ्ट हैंड, आप 3 नंबर कार्बन में देखो राइट हैंड साइड में H है तो ऊपर आ गया क्या, OH। 4 नंबर कार्बन में फिर से OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, ये H। अब 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन का OH राइट हैंड साइड था पर वो जा चुका है, उसकी जगह खाली हो चुकी है, उसकी जगह किसको लिखेंगे, H। तो H कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H को नीचे लिखेंगे और CH2OH को कहाँ लिख दिया बेटा, ऊपर लिख दिया गया है। तो ये क्या तैयार हो गया आपका, हावर्थ सूत्र, किसका, ग्लूकोज का। यही सेम अपने पास फॉर्मूला वही, अल्फा D प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, करेक्ट। आगे चलते हैं, इसका बीटा रूप देखते हैं और बीटा रूप में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। बस 1 नंबर कार्बन को अपने को क्या करना है, चेंज करना है, बाकी बिल्कुल सिमिलर चलेगा। क्या होगा वो आपका, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ H, फिर H, OH, H, OH, OH, H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4,
5 और 6। ये क्लियर हो चुका है। ये आपका बीटा फॉर्मेशन है और ये आपका क्या था, अल्फा फॉर्मेशन। आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से एक साथ इस चार्ट को बनाएंगे ताकि आपको पता रहे कि ग्लूकोज को किस तरह से अपन स्ट्रक्चर के रूप में उसका हावर्थ और उसका फिशर, ये कंफर्म है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2 नंबर का फिक्स है, आना ही है। इसलिए आप इसको इसी चार्ट में कंटिन्यू पढ़ेंगे ताकि आप इसी तरह से इसे डिफाइन कर सकें, कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए इसी तरीके से चार्ट बना के समझाया गया है। थैंक यू।